So I read a lot of books, but today I'm going to talk about top 5 authors, writers और philosophers from whom I learn a lot of things. इनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलती है अलग अलग फील्ड्स में और मोस्टली लाइफ स्टाइल को लेके। लाइफ स्टाइल मतलब खुद के साइकोलॉजिकल थॉट्स को लेके कि किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचना है, नॉलेज अपने आप में क्या होता है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ों में ये ऑथर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इवन टेकिंग लाइफ डिसीजंस अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से। तो टॉप 5 के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है डेनियल कानेमैन। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बुक बात करता है टू सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। एक है जो स्लो थिंकिंग है पर डेलिब्रेट है, एक थिंकिंग फास्ट है जो डेलिब्रेट नहीं है, क्विक है और यूजफुल है बहुत जगह। ठीक है, तो दो सिस्टम्स ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पहले सिस्टम में क्या हो रहा है कि जब हम लोग फास्ट थिंकिंग करते हैं तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, अपने ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है? जो हमारे काइंड ऑफ, अगर इंडियन लैंग्वेज इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो स्टीरियोटाइप्स या फिर इसको ह्यूरिस्टिक्स या बायसेस, बायसेस ज़्यादा इजी वर्ड है। ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस का यूज करके हम लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं। स्लो में क्या होता है कि हम एक आइडिया को पकड़ते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, फिर ये पॉसिबिलिटी है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये पॉसिबिलिटी है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और सॉल्यूशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स हैं, दोनों ही हेल्पफुल हैं। और दोनों का यूज़ कर पाना, कुछ लोग जो दोनों का यूज़ कर पाते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी के टाइम में जो मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स या फिर जो भी यूट्यूबर्स पॉडकास्टर्स जो भी हैं, मोस्टली स्लो थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। फास्ट थिंकिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस और इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है, पर स्लो थिंकिंग इन जनरल बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। पर जो लोग नॉलेज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं वो दोनों को बराबर वैल्यू देते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में ही यूजफुल है और किस टाइम पे कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इनहेरेंट हम लोग के अंदर कुछ होता है, काइंड ऑफ जेनेटिक बोल सकते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस कुछ होता है हम लोग के अंदर, तो उसके कारण एक हमारा पैटर्न बन जाता है। फिर हमारे सराउंडिंग, पेरेंटिंग और फिर सोशल कंडीशंस के बेसिस पे हमारे थॉट प्रोसेस उस तरह से बनते हैं। पर कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो उनको हम देख रहे हैं या फिर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लगता है कि फास्ट थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्लो थिंकिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो है फास्ट एंड स्लो कंबाइंड। नॉर्मली हम लोग फास्ट कर रहे हैं तो स्लो को सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और स्लो सीखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टिलनेस। स्टिलनेस मतलब जितना टाइम तक तुम बैठ पाओ, जितना टाइम तक तुम कामली एक जगह बैठ पाओ। मोस्टली क्या हो रहा है हम लोग के साथ कि बहुत ही अटेंशन स्पैन जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। 60 सेकेंड्स, 45 सेकेंड, इवन 15 सेकेंड्स। तो इतना ज़्यादा शॉर्ट स्पैन में कोई कुछ अच्छा नहीं सीख सकता, कोई कुछ अच्छा नहीं कर सकता, एक अच्छा डिसीजन भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई बुक ही पढ़ रहे हैं तो लोग बोलते हैं हैबिट बनाने के लिए 5 पेज पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो, पर कोशिश करना चाहिए था लॉन्ग रीडिंग करने का, 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज कवर करने का। अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी पे ही ध्यान होना चाहिए, ना कि मूवी देख रहे हैं साथ में इधर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या फिर मंचिंग तक ठीक है लेकिन फिर भी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर लेक्चर्स में है तो लेक्चर्स का पे फोकस करना चाहिए। तो स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है फास्ट एंड स्लो थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, खास स्पेशली स्लो थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद डेनियल कानेमान का और जो बुक्स हैं वो है ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस, नॉइज, वेलबींग, जजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी, अटेंशन एंड एफर्ट। तो जो भी ये ह्यूरिस्टिक्स है, नॉइज है, वेलबींग है, ये सारे बुक्स कहीं ना कहीं जो बेसिक ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसके आसपास ही बात कर रहे हैं। और जहाँ तक डेनियल कानेमान का बात है, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये टीच करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में पहले करते थे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 2024 में विकिपीडिया के हिसाब से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। जो सेकंड राइटर और ऑथर हैं वो है डेविड डॉइच, और इनका 2 बुक है, द फैब्रिक ऑफ रियलिटी और द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। ओके, तो ये 2 बुक हैं और ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा कोर आइडियाज पे काम कर रहे हैं
और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हैं, और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में इसलिए हमको ज़्यादा पता है क्योंकि नवल रविकांत इस आइडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बुक अभी तक हम पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डेविड ड्यूच को फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम एल्गोरिदम में 1985 में काम करना शुरू किए थे, और उसी के ऊपर फिर बिल्ड करते गए लेयर बाय लेयर, और अभी काफ़ी ज़्यादा उसमें काम हो चुका है, ठीक है। तो फैब्रिक ऑफ रियलिटी में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने व्यूज़ को क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। फिर कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के आसपास भी ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के मल्टी डायमेंशंस हो सकते हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। और इनका जो मेन थ्योरी है वो 4 बेस थ्योरी के आसपास चलता है। ह्यूग एवरेट्स मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है, फिर कार्ल पोपर्स एपिस्टोमोलॉजी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, नवल रविकांत भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एलन ट्यूरिंग है, ट्यूरिंग प्रिंसिपल। एलन ट्यूरिंग प्रिंसिपल पे एक और इनका काइंड ऑफ अल्टरनेट ट्यूरिंग प्रिंसिपल इन्होंने अपना डेवलप किया है, उससे डिराइव्ड ही है और उसके ऊपर ही बिल्ड किया हुआ है। फिर रिचर्ड डॉकिंस का जो डार्विनियन है उसके ऊपर उसको और रिफाइन करना, उसको और बेटर करना, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड है कपिल गुप्ता, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इनके पर्सनल डिस्कोर्सेज बहुत पहले से आए हैं, और जो डिस्कोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके एक लंबा सा काइंड ऑफ पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो अपलोड करते हैं। इनके टॉप वीडियोस जो हैं वो ये चारों हैं। ये हो गया तुमको शुरुआत के टाइम पे जो उसके छोटे छोटे डिस्कोर्स होते हैं उनको कंबाइन करके बनाते थे, एक और ये वाला है। उसके बाद रिसेंट टाइम पे बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी पे ही जो ये डेविड डच के बुक है इनके ऊपर उन्होंने बिल्ड किया है दो अच्छे से। और टाइटल का टाइटल है 0.01%, तो मोस्टली बहुत ही कम लोग ही हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को समझ पाते हैं, और इन चीज़ों के सर्च में होते हैं, काइंड ऑफ सीकर बहुत कम लोग होते हैं। इनके 2-3 बुक्स भी हैं, हम पढ़े नहीं हैं क्योंकि हमको पता भी नहीं है कि इनकी बुक्स हैं, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। आत्मामम, उसके बाद डायरेक्ट ट्रूथ, द मास्टर सीक्रेट टू विस्पर। कपिल गुप्ता के बारे में नवल रविकांत के थ्रू पता चला था, आइडिया पे बिल्ड कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। उसके बाद जो डिस्कोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रॉ और रियल हैं, बहुत सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, लाइक व्हाट इज़ होम, मेडिटेशन क्या होते हैं, मॉन्क्स क्या होते हैं, पीस और सक्सेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर उनको सही से समझ नहीं पाते, उनके बारे में बात है। जो फोर्थ राइटर है वो नवल रविकांत, इनका एक बुक है द अलमनाक ऑफ नवल रविकांत। इनका लिखा हुआ नहीं है, पर जो इनके ट्वीट्स हैं, ट्विटर के ट्वीट्स हैं, उनको कंबाइन करके एक अच्छा सा बहुत ही क्विक एक्सप्लेनेशन, बहुत ही शॉर्ट रीड है, बहुत ही ईजी रीड है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पढ़ना चाहिए। मेरे पास अभी हार्ड कॉपी नहीं है, पर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रीड है। जहाँ तक नवल रविकांत का बात है, इनका भी अपना एक चैनल है। मोस्टली ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस पे बिलीव करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज उनको सेट ऑफ वर्ड्स में सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाना, और वही एक्सप्लेनेशन का जो व्यू है उसको आगे ले जाके वीडियो ऑडियो विजुअल में उसको और अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। इनके इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स भरे पड़े हुए हैं। ये एंजलिस्ट के इन्वेस्टर रहे हैं, को फाउंडर, और अर्ली इन्वेस्टर्स रहे हैं ऊबर और ट्विटर के। और नवल रविकांत से जो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाकी लोगों से डिफरेंस है वो ये है कि जिस तरह से समय बदल रहा है, एआई, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और डिफरेंट डिफरेंट टेक्स जो जिस तरह से आ रहे हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स और ओरिजिनल थिंकर्स और जो भी बोल लो, ये लोग जो हैं इन आइडियाज़ को कहीं ना कहीं टच अपॉन नहीं करते। इन आइडियाज़ के ऊपर एक छोटा सा टच होता है, पर एक व्यू होता है, पर उनके ऊपर काम नहीं करते हैं। नवल कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, और बहुत ही कम वर्ड्स में कवर कर लेते हैं, और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी कंपनीज और बहुत सारे ब्लॉकचेन कंपनीज में भी इन्वेस्टेड हैं। जो लास्ट राइटर और ऑथर हैं वो हैं नसीम निकोलस तलेब। इनके बुक्स काइंड ऑफ बहुत ही डिफरेंट व्यू से आते हैं, डिफरेंट व्यू मतलब एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस से। ब्लैक स्वान, ब्लैक स्वान के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली ब्लैक स्वान एक बस मेटाफोरिकल है, ठीक है, कि पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ स्वान्स हमेशा वाइट ही होते हैं, ब्लैक नहीं होते हैं, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने आइडिया को बिल्ड करके साइकोलॉजिकल और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेके गए कि
जो चीज़ें हम लोगों को लगती है कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती हैं। और एक और फिनोमेना के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि जब वो चीज़ एग्जिस्ट कर जाती है तो हम लोग उसके पीछे का जो काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है बहुत ही ईजिली ढूंढ पाते हैं। तो ये हमारे बायसेस होते हैं कि मतलब अगर कुछ जब तक नहीं हुआ तब तक हम लोग बहुत अच्छे से मान रहे हैं कि जैसे कोविड है, हम लोग कभी नहीं मान सकते थे कि कोविड हो सकता था ये वो, लेकिन जब कोविड हुआ तो उसके बाद हमारे पास बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन था कि ये तो पॉसिबिलिटी है ही। ठीक है। वैसे ही अगर जो भी बहुत सारे हैं अभी के टाइम पे जिस तरह से चीज़ें बदली थी, अब आज से 7 या 8 साल पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस इस लेवल पे आ जाएंगे जो अभी करेंटली हैं। पर जैसे ही आ गई तो फिर लोगों के पास बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है कि हमेशा ऐसा ही रहा है। तो ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा तलब बात करते हैं, नसीब बिल्कुल सलाह। तो तलब के जो और जो बुक्स हैं वो एंटी फ्रेजाइल हैं। तभी हम एक चीज़ गलत बोल देते हैं, फूल्ड बाय रैंडमनेस तलब का लिखा हुआ है, डेनियल कानेमान का नहीं, लेकिन डेनियल कानेमान का और भी डिफरेंट बुक्स हैं जो इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्किन इन द गेम है। तो इन सब बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। एंटी फ्रेजाइल के बारे में बात, एक बस एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि एंटी फ्रेजाइल के बारे में कैसे बात किया जाए। एंटी फ्रेजाइल हो गया कि ओवर द टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी या फिर जो भी बोल लो, इनके थ्रू, इन आइडियाज़ के थ्रू, इन थॉट प्रोसेस के थ्रू, हैबिट्स के थ्रू खुद को उस लेवल पे ले जाना जहाँ पे फ्रेजिलिटी का ऑप्शन ही ना हो। मतलब लाइफ में कोई भी इवेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर इट, फिजिकली फिजिकली मेंटली और हर तरीके से। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ आइडियाज़, कुछ थॉट प्रोसेस का होना ज़रूरी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग फूल्ड बाय रैंडमनेस पे आते हैं तो ये एक डिफरेंट आइडिया की तरफ जाता है। ये बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेटा और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को उठाया गया है और फिर उनको ब्रेक डाउन किया गया है और रिजल्ट उसके जस्ट अपोजिट पाया गया है। तो बेसिकली हम लोग जब चीज़ों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। लाइक अगर सुमो फाइटिंग में देखते हैं और अलग अलग चीज़ों में देखते हैं तो हमारे ह्यूरिस्टिक्स होते हैं कि सुमो फाइटर्स हैवी होंगे, सुमो फाइटर्स स्लो होंगे। इसी तरह से अगर हम लोग हॉर्स राइडिंग और दूसरे बाइक राइडिंग को कंपेयर करें तो वहाँ पे भी हमारे कुछ ह्यूरिस्टिक्स होते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें परफॉर्म करेगी। पर जब हम लोग डेटा पे जाते हैं तो हम लोग को दिखता है कि एक तो हमारे स्टीरियोटाइप्स जो है वो गलत है, दूसरा बहुत चीज़ों में जहाँ हमें रैंडमनेस दिखता है, जैसे पीपल जो लोग हैं उनके हैबिट्स में हमें रैंडमनेस दिखता है। एक्चुअल में अगर डेटा पे जाएं और उनको ऑब्जर्व किया जाए तो वहाँ पे रैंडमनेस होता नहीं है। बहुत 90% चीज़ों में कहीं न कोई एक पैटर्न छुपा होता है। तो इस बारे में ये बुक बात करता है। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बुक में। आइडिया बहुत ही एक सिंगल पार्टिकुलर है, उसी पे अलग अलग डायरेक्शन से अटैक किया जा रहा है ताकि उस आइडिया को डिस्ट्रॉय किया जा सके। रैंडमनेस, ऑफ कोर्स रैंडमनेस होता है पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है। स्किन इन द गेम, स्किन इन द गेम एक आइडिया बहुत ही सिंपल है पर बुक में एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लिया गया हुआ है कि किस तरह से मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, इसी आइडिया पे बार बार उसको बिल्ड किया जा रहा है, उस आइडिया को क्लेरिफाई किया जा रहा है। स्किन इन द गेम क्या हो गया कि जैसे हम अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर हमको यूट्यूब चलाना है, ठीक है, और हम चाहते हैं यूट्यूब पे सक्सेस कर पाना, पर अगर साथ में हम कोई दूसरा चीज़ भी कर रहे हैं तो मेरा स्किन इन द गेम यहाँ नहीं है। स्किन इन द गेम यहाँ होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो अगर इसके अपसाइड्स हैं, मतलब अगर ये सक्सेस होता है और इससे हमको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, मोनेटाइजेशन जिस तरफ से भी, अगर इससे फ़ायदा होता है, रीच मिलता है, जो भी होता है, अगर अपसाइड्स हैं तो इसके डाउनसाइड्स भी होने चाहिए। अगर हम नहीं बना रहे, जैसे हम अगर हम 10 दिन तक कंटेंट नहीं बना रहे तो उसके डाउनसाइड्स भी होने चाहिए। वो स्किन इन द गेम हुआ, सिर्फ अपसाइड्स नहीं होने चाहिए। रिसेंट में क्या हो रहा है कि जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम कवर कर रहे हैं, कुछ बुक्स जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इस बुक से, अब हमको लगता है कि इस बुक से बेटर कोई बिल्ड नहीं कर पाएगा आइडिया के ऊपर या फिर थॉट्स के ऊपर, क्लैरिटी के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर, एक्सप्लेनेशन के, डेफिनेशन के, इन सब के ऊपर इससे बेटर कोई बिल्ड नहीं कर पाएगा। पर क्योंकि उस चीज़ में हम डीप घुसते जा रहे हैं, काइंड ऑफ स्किन इन द गेम, उस चीज़ में डीप घुसते जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं उसको, में अपना एफर्ट दे रहे हैं, मनी भी जा रहा है क्योंकि हार्ड कॉपी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जैसे हम स्किन इन द गेम डाल रहे हैं तो वहाँ पे हमको
अच्छे से फ़ायदा हो रहा है चीज़ों का, और हमको और बेटर बेटर बुक मिलते जा रहे हैं, और जितने बेटर बुक मिल रहे हैं उससे और ज़्यादा मेरा थॉट प्रोसेस रिफाइन होते जा रहा है। तो बुक्स पढ़ने का फ़ायदे बहुत सारे हैं, ठीक है। हम किसी को पर्सनली सजेस्ट नहीं करते हैं पढ़ना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो खुद के थॉट्स हैं। पर कुछ बेसिक हैबिट्स हैं जो उसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, उसमें बुक रीडिंग भी आ जाता है। लैंग्वेज सीखना एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज मतलब मल्टीपल लैंग्वेज, जैसे अभी हम इंग्लिश, हिंदी है, मेरा अपना एक लोकल लैंग्वेज जो मैथिली हो गया, रीजनल, लोकल नहीं रीजनल, ठीक है। उसके अलावा फिर जर्मन पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। जर्मन पे इसलिए काम कर रहे हैं कि जर्मन रशियन राइटिंग्स पढ़ना ईजी होता है क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इंग्लिश में मिल जाते हैं। पर जर्मन पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो लोग जर्मन कन्वर्टेड ईजिली मिलता नहीं है, ट्रांसलेटेड मिलता नहीं है। तो जर्मन बुक्स पढ़ने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं और एक अच्छे खासे पैटर्न आ रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे अभी हम रिसेंट में कुछ जो टॉप बेस्ट मूवीज़ हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो जो टॉप बेस्ट मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो 1945 के आसपास चल जाता है, तो फिर वहाँ पे वॉर आ जाता है, फिर वहाँ पे जर्मनी का एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो उसके कारण उस रॉनेस को बनाने के लिए डायलॉग्स उसी में होते हैं, और फिर जब तुम मूवी देखते हो तो फिर एक अलग एक्सपीरियंस होता है ओरिजिनल लैंग्वेज में चीज़ों को देखने का। तो यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की बुक्स हैं वो स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे कवर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।